हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और उत्कृष्ट गैसों का अगर आपको नाम नहीं पता तो ट्रिक तुरंत देखिए और तुरंत भेजे में आपके घुस जाएगा। हीना, नैना और करीना ऐसी रहना। अब आपको समझ में आ गया होगा। हीना मतलब हीलियम, नैना मतलब नियॉन, और जो है हैना नीना हीना नैना और मतलब क्या हो जाएगा आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ऐसी मतलब जिनॉन, रहना मतलब रेडॉन। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गैठीवन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन बच्चों का पेपर जो है आने वाला है उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो है दो कह सकते हैं 2, 3, 4 यहाँ तक कि मतलब सारी शिफ्ट की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब से जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पर रखे गए हैं। और जो भी हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर आए थे सारे के सारे लगभग रिपीटेड हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, और परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछे भी जा रहे हैं और आपके शिफ्ट में भी पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हो। तो शुरू करते हैं अपने पहले इस क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, कह रहा है हथेली पर पिघलने वाली धातु है। इसकी तो जो धातु ट्रिक है दोस्तों, पिघलने वाली यानी कि हथेली पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगी, गल जाएगी। क्या होगी, पिघल जाएगी यानी कि गल जाएगी। गल से आप समझ सकते हैं गैलियम हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों, उसी के तरीके है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है तरल अवस्था में यानी कि ये भी द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताना है। तो दोस्तों इसको हमने पढ़ा रखा है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु हमारी पारा होती है। और रुकिए एक मिनट, देखिए एक क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है। इसी में ऑप्शन एक है कि ब्रोमीन दोस्तों यहाँ पर दिया है। और ये जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली क्या है दोस्तों, आधातु है। क्या है, आधातु है। यही एकमात्र आधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आधातु भी याद कर लेना है ब्रोमीन को। अगर धातु कहेगा पारा और अगर बात करें आधातु की तो हमारा ब्रोमीन। आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहे को जिंक की परत द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। लोहे को हम जिंक से जो है संरक्षित करते हैं, यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। या हमारी गैल्वेनीकरण, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। गैल्वेनीकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बताना है। एल्यूमिनियम का सबसे जो अच्छा अयस्क है हमारा, वही हमारा उससे निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है दोस्तों, बॉक्साइट है। और इसी से जो है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया है, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। उसके सारे क्वेश्चन जो है, सारे के सारे क्वेश्चन 3 तारीख के परीक्षा के हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ईजी हैं। एक बार ज़रूर जो है पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो यहाँ पर हमने थंबनेल में यहाँ पर लगा रखा है ऐसे। और देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों। पिछली वीडियो में बताया था एल्यूमिनियम पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमारा एक क्या है, धातु है। देखिए अगर तत्व यहाँ पर कहता है और इसी जगह अगर धातु कह देता है तो धातु में तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा जो है तत्व भी यही है सबसे ज़्यादा। क्या है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, एल्यूमिनियम, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी और भी आंसर हैं जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सोना क्या है दोस्तों। सोना हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों। इसको भी याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों,
पृथ्वी पर मतलब मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था दोस्तों? सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? तांबे का हुआ था। किसका? तांबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सब के सब समझ में आ गए होंगे। बात करें इसको लिखने की, सोना हमारा क्या होता है दोस्तों? सोना हमारा क्या होता है? हम दर्शाते हैं इसे AU से। किससे? AU यानी कि गोल्ड से। चांदी को दर्शाते हैं AG से। और जो है तांबे को किससे दर्शाते हैं? कॉपर यानी कि CU से। एल्यूमिनियम को AL से। दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में आपको दे सकता है अगर बाई चांस यहाँ पर ऐसे ऑप्शन ना दे तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। बहुत बार बताया है दोस्तों ये क्वेश्चन। अस्थायी कठोरता आ गई तो उसमें बाई कार्बोनेट होगा। अगर पहला यानी कि हमने पहला बताया था अस्थायी कठोरता और दूसरा बताया था अस्थायी कठोरता, आपको याद होगा। और अस्थायी यानी कि पहले में हमारा छोटा वाला यानी कि बाई कार्बोनेट सिर्फ आएगा यानी कि सिर्फ एक ही शब्द का। लेकिन दूसरा वाला जब आएगा तो दो शब्द हो जाएंगे यानी कि हमारा सल्फेट हो जाएगा दोस्तों। और हमारा क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। सल्फेट और क्लोराइड हमारा किस में आएगा? अस्थायी में। इसको आपको याद कर लेना है। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि अस्थायी कठोरता पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या रहेगा? बाई कार्बोनेट। और बाई कार्बोनेट इस ऑप्शन में कहाँ है दोस्तों? अगर HCO3 होता है कहीं में तो वही हमारा बाई कार्बोनेट लिया जाता है। अगर आगे कुछ भी हो, Na हो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट, अगर Ca हो, A हो तो हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसी तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaHCO3 का होल टॉइस हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर अस्थाई ना कहकर सिर्फ अस्थाई कह देता तो हमारा राइट आंसर क्या होता? हमारा राइट आंसर यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाते, एक ये वाला हो जाता, एक ये वाला हो जाता और ये भी हो जाता दोस्तों, तीनों हो जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? क्लोराइड और सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट दोनों होते हैं। तो तीनों यहाँ पर जो है अस्थायी कठोरता के हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रकाश वर्ष छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों? हमारा दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष जो है प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये तारे और पृथ्वी की इन सब से जो है दूरी मापी जाती है। आपके घर से आपकी स्कूल नहीं मापी जाती। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, प्रकाश वर्ष यहाँ पर दूरी जो है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछता है दोस्तों। क्या? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो यहाँ पर वो प्रकाश वर्ष नहीं होता दोस्तों, वो क्या होता है हमारा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो हमारा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष नहीं होता। क्यों? लेकिन यहाँ पर जो है पृथ्वी और सोच सकते हैं कि तारे की जो है दूरी बता सकता है प्रकाश वर्ष, लेकिन इससे बड़ी जो मात्रक होता है दूरी का, पारसेक होता है। क्या होता है दोस्तों? पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है दोस्तों? एक पारसेक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.42 लगभग प्रकाश वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 3.42 प्रकाश वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक पारसेक, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर हमने 3.46 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर एक पारसेक किसके बराबर होता है दोस्तों? 3 जो है हमारा किसके है दोस्तों? 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर दोस्तों, लाइट ईयर। तो दोस्तों ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी बताया पारसेक जो होता है क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसको भी आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैंसर के उपचार में कौन सी उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और उत्कृष्ट गैसों का अगर आपको नाम नहीं पता तो ट्रिक तुरंत देखिए और तुरंत भेजे में आपके घुस जाएगा। हीना, नैना और करीना, ऐसी रहना।
अब आपको समझ में आ गया होगा। हीना मतलब हीलियम, नैना मतलब नियॉन, और जो है निहैना नीना हीना नैना, और मतलब क्या हो जाएगा आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ऐसी मतलब जिनॉन, रहना मतलब रेडॉन। आशा करता हूँ आपको जो है 6 के 6 जो है समझ में आ गए होंगे। इतनी ही हमारी उत्कृष्ट गैस भी होती हैं। और अगर उत्कृष्ट गैसों की संख्या पूछे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारी 6 उत्कृष्ट गैसें हैं। इसको मन कहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कैंसर के उपचार में कौन सी उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हमारा कौन सी उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं, रेडॉन की करते हैं। क्या रेडॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वर्ग समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा जो आवर्त सारणी में पहला हमारा जो है एस ब्लॉक का है, दूसरा भी क्या है वर्ग एस ही ब्लॉक का है। ये दोनों वर्ग हमारे एस ब्लॉक में आते हैं। तो ये वाला जो वर्ग है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसके तत्वों को क्या कहा जाता है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया है क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ बच्चे तो ये गलती कर देते हैं, वर्ग समूह के तत्व को 2 के तत्व को कहा जाता है तो तत्व यहाँ पर देखकर संक्रमण तत्व मार देते हैं, सोचते हैं कि तत्व है तो तत्व वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत सोचा है आपने। यहाँ पर जो वर्ग समूह के 2 का तत्व होता है दोस्तों वो हमारा क्षारीय मृदा धातु होता है। क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु। और जो हमारा पहला है ये हमारे वर्ग समूह 1 के तत्व को कहा जाता है क्षार धातु, वो भी किसका है एस ब्लॉक का, और ये भी क्या है एस ब्लॉक का। वर्ग जो है 1 के जो है एस ब्लॉक को क्या कहते हैं क्षार धातु, और वर्ग 2 के एस ब्लॉक को क्षारीय मृदा धातु। और संक्रमण तत्व भी परीक्षा में पूछा था दोस्तों, संक्रमण तत्व यहाँ पर मैं बताना भूल गया, ये जो होता है दोस्तों परीक्षा में पूछा गया था किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, इतनी बार बताया है। डी ब्लॉक जो होता है दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं, कई बार बताया है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा, तो दोस्तों अगर ताप बढ़ाएंगे तो हमारा आयनन की मात्रा भी यहाँ पर बढ़ जाती है, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं, परीक्षा में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन जो है अपने मन से नहीं बना रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी को बताते हैं कि ये परीक्षा में पूछे गए थे। एक भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं दोस्तों, धातुएं चादरें हम कब बनाते हैं, जब उसको हम पीटते हैं। क्या करते हैं, पीटते हैं तो हम धातुएं चादरें बनाते हैं। और पीटने का वह गुण क्या कहलाता है दोस्तों, आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। इसी में देख सकते हैं आप, आघात मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना होता है। क्या होता है, चोट पहुंचाना होता है। अब चोट पहुंचा रहे हैं, जब किसी को मार रहे हैं, किसी से पीट रहे हैं उसी को, तभी तो वो धातुएं चादरें बन रही हैं। यानी कि आघात पहुंचाकर हम क्या कह रहे हैं, धातुएं चादरें बना रहे हैं। चोट पहुंचाकर धातुएं चादरें बना रहे हैं। आघात वर्धनीयता हमारी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछता है तन्यता वाला कि हम जो है रबड़ जैसे कुछ फैला लेते हैं दोस्तों, मतलब किसी तार के रूप में, क्या है तार के रूप में हम जो है किसी पदार्थ को या फिर धातु को कर देते हैं, वह गुण हमारा तन्यता कहलाता है। तार के रूप में, यहाँ पर चादर के रूप में, ये हमारा तार के रूप में कर देते हैं, तन्यता वह गुण कहलाता है। इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन दिया है, यह वायु से हल्की है, इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती, यह जहरीली नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन जो है वह हमारी ज्वलन में सहायता नहीं करती, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, अलग से मैं बता रहा हूँ, वायु से हल्की कह रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनता है अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस बताना होता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, वायु से हल्की गैस है,
ये हमारा ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूत का रंग साफ करने में विशेषतः जो है प्रयोग होने वाला यौगिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूत का रंग जो साफ करते हैं वो हमारा विरंजक चूर्ण से साफ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इससे इम्पोर्टेंट एक बात और है कि विरंजक चूर्ण का यहाँ पर फॉर्मूला पूछ लेता है, जो कि फॉर्मूला काफ़ी बच्चे याद ही नहीं कर पाते। लेकिन फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो अब की बार है, मैंने 3 तारीख के पेपर को बता रहा था कि वहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले पूछे गए थे, और वो भी इजी। एक बार दोहराता हूँ क्या पूछा गया था पिछली वीडियो, लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा मेथेन का पूछ लिया था CH4 जो कि होता है, और हमारा क्या पूछा था, हमारा पूछा था बेकिंग सोडा पूछा था दोस्तों, जो कि NaHCO3 होता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे। एक बार पुरानी वीडियो जरूर देखिए, मतलब इसके पहले वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उसमें हमने फार्मूला भी बता रखा है कई क्वेश्चंस के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर विरंजक चूर्ण का फार्मूला नहीं बताया, तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CH3CHO का IUPAC नाम है दोस्तों, CH3CHO। अगर आपको IUPAC नाम पता है, मतलब अगर आपको जो है पता करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला जो यहाँ पर दिया है इसका आपको नाम पता होना चाहिए। ये क्रियात्मक समूह का क्या आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर CHO जो होता है दोस्तों, CHO का IUPAC नाम होता है एथेनल होता है। क्या होता है? एथेनल। इसीलिए मैंने कहा इसको अगर आपको पता है तो आपको जो है IUPAC नाम आराम से कर सकते हैं। CHO को जो होता है दोस्तों क्रियात्मक समूह, इसके लिए हम अल का प्रयोग करते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर एथेनल हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर हमारा OH हो तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ऑल करते हैं। क्या करते हैं? ऑल। यहाँ पर अगर क्रियात्मक समूह OH है तो ऑल का प्रयोग करते हैं। इसको आपको जो है पता होना चाहिए। कैसे? अभी तुरंत बताता हूँ। अगर आपको फार्मूला पता होगा हमारे शराब का, ये जो हमारा C2H5OH होता है, यानी कि कार्बन कार्बन यहाँ पर 2 हैं, यानी कि मेथ एथ, यानी कि इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल ही तो कहते हैं इसको। तो एथेनॉल जो है इसमें आप देख सकते हैं ऑल का प्रयोग हो रहा है, वो भी किसकी वजह से? OH की वजह से। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो जो हजामत बनाने वाला साबुन है उससे जो उत्पन्न झाग होता है उसको सुखाने के लिए हम ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसको आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर एथिल एल्कोहल जो है इसी को दारू कहते हैं दोस्तों। वहाँ पर हमारा C2H5OH जो था दोस्तों एथिल एल्कोहल था, इसे भी एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। और वहाँ पर क्या कह रहे थे? एथेनॉल भी कहते हैं। दोनों आप जो मन कहे वो कह लीजिए, दोनों राइट आंसर हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों हमारा जो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी। हमारा जो पौधों में जो कीटाणु लगते हैं, तो हमारे अगर घर के दादाजी होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे रोग से बचा लेते हैं दवाई छिड़क कर, यानी कि दादाजी। इसको मैंने थोड़ा वैसे समझा दिया था, दादाजी आपको याद कर लेना है। तो इसी से मैंने डी और इससे डी और इससे टी बताया था। थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, अगर आपके समझने के लिए हो तो आपके लिए बेहतर है ये भी, अगर आप ट्रिक समझ गए हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म इसका सूत्र पूछता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH3Cl, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसको तो आपको ज़रूर याद कर लेना है। CH3Cl जो है क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बिल्कुल इसी तरह थे, दूध के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, हवा के शुद्धिकरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं।
नहीं। तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर जो था हमने बता रखा था पहले ही, जो बच्चे देखे होंगे, पेट्रोल के शुद्धिकरण में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है। तो दोस्तों किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है, अगर आपको इन सब की साइन पता है तो आप आराम से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं तो ऐसे तो बिल्कुल लिखते हैं, वैसे दिख रहा है कि इसके मूल कण पर क्या है, ऋण आवेश, यानी कि जो है विद्युत ऋणात्मक है। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा। और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। तीनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है किस मूल कण पर ऋणावेश होता है, पूछता है किस मूल कण पर धन आवेश होता है, और कौन से मूल कण जो है उदासीन होता है। तो तीनों क्वेश्चन आपको आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर बताया था पहले वाले, इसकी पिछली वीडियो में CH4 में हमारा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, मेथेन है। क्या है, मेथेन है। और लेकिन यहाँ पर देखिए ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चाहे जो आएगा दोस्तों, वो हमारा जो है सहसंयोजक जो है बंध बनाएगा। आपको मेथेन आ जाए या फिर एथेन आ जाए या फिर C3H8 यानी कि प्रोपेन आ जाए, जो भी आएगा सब सहसंयोजक बंध बनाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड कौन सा बंध बनाता है, वैद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है। वैद्युत सहसंयोजी बंध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CaSO4 का तुल्यांकी भार है दोस्तों। CaSO4 का तुल्यांकी भार आपको बताना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार बराबर किसके होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे में क्या होता है, अणु भार बटे में संयोजकता होता है। क्या होता है, संयोजकता होता है। तो यहाँ पर देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, हमें देखिए अणु भार यहाँ पर सबके दे रखे हैं। क्या है, Ca के 40 दिए हैं, सल्फर के 32 और ऑक्सीजन के 16 दिए हैं। तो सबको ऐड कर लेंगे, लेकिन इस फॉर्म में ऐड करेंगे। देखिए Ca तो हमारा अकेला है यानी कि 40 जोड़ेंगे, S भी अकेला है यानी कि 32 जोड़ेंगे, लेकिन ऑक्सीजन में 4 परमाणु है यानी कि 4 में इसका गुणा कराकर जोड़ेंगे, 16 चौको हो जाएगा दोस्तों 64। अब जोड़िए 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 4 13 हो जाएगा, 136 हो गया दोस्तों। अब देखिए अणु भार हमारा कितना निकल के आ गया, 136। और जो दोस्तों वहाँ पर संयोजकता थी, आप इसकी जो है यहाँ पर अम्लता या क्षारकता भी लिख सकते हैं। तो देखिए SO4 जो होता है, CaSO4 क्या बनाता है, 2- जो है ऊपर बनाता है, यही हमारी संयोजकता कहलाती है। तो SO4 के ऊपर आपने 2- देखा होगा, तो यहाँ पर संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सा काट देना है, जो है 2 छंग 12 और 2 अठे 16, 68 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, तुल्यांकी भार भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल अल्फा कण करता है या फिर बीटा कण, एक ही जो है यहाँ पर करता है, केवल अल्फा या फिर केवल बीटा कण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिविता का गुण है, इसको आपको बताना है दोस्तों। रेडियो एक्टिविता जो है किसका गुण है, वो हमारा हो जाएगा नाभिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया है, परमाणु यहाँ पर दोस्तों दिया है। तो परमाणु जो है दोस्तों अविभाज्य कण है। क्या है, अविभाज्य कण है। ये किसने बताया था दोस्तों, इसको बताया था डाल्टन ने। किसने, डाल्टन ने। ये भी आपको याद कर लेना है। और पूछता है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, किसने विभाजित किया था, तो किसने विभाजित किया था, हेनरी
हेनरी बेकुरल ने यहाँ पर या फिर बैकरल यहाँ पर लिखा होगा, तो आपको कुछ भी मिल सकता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा जो है आयनिक यौगिक है? तो दोस्तों आयनिक यौगिक होने के लिए उस पर जो है एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक हमारा निगेटिव होना चाहिए, तभी वो आयनिक यौगिक होंगे। तो यहाँ पर KCl आप देख सकते हैं, जो है के हमारा प्लस जो है चार्ज यहाँ पर ऊपर रहता है इसके, और Cl के माइनस रहता है। इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों। और H2O जो है यहाँ पर H2O भी परीक्षा में पूछा गया है, जो कि क्या करता है, सह संयोजक बंध बनाता है। सह संयोजक बंध ये भी H2O बनाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी वाला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? संक्रमण धातु यानी कि दोस्तों डी ब्लॉक का तत्व हमारा संक्रमण धातु कहलाता है। तो डी ब्लॉक का कौन सा यहाँ पर तत्व नहीं है दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड जो है दोस्तों, लेड यहाँ पर ये हमारा संक्रमण धातु नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसको जो है पहचानेंगे कैसे, मतलब इसको जो दर्शाते हैं, मैंगनीज को हम Mn से दर्शाते हैं, चांदी को Ag से दर्शाते हैं, लेड को हम Pv भी यहाँ लिखते हैं, और टंगस्टन को हम W से दर्शाते हैं। साइन याद कर लीजिए, अगर वो नहीं देगा तो आपको परीक्षा में इस तरह से भी दे सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है? ये तो बहुत इजी है दोस्तों, केल्विन में मैंने बताया था। यहाँ पर क्या मापा जाता है, ताप मापा जाता है, क्या, ताप। और अगर बात करें समय जो है, समय वाला अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय का सेकंड वाला हो जाएगा। इस तरह से इसको भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निम्न हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर सिर्फ है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल। इतना इजी है और परीक्षा में पूछा भी गया था। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है दोस्तों, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से यहाँ पर गुणा करा देते हैं। अब जो है इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, 60 पंचे 300 और 18 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 18 एकम 18, फिर 120 हो जाएगा, फिर 18 छक जो है 108, यानी कि 16 दशमलव में कर जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया है 16.66। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में कह रहा है ज्ञात करने को, तो 5/18, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा कहता तो 18/5। इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घर में सभी विद्युत यंत्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए पिछली यहाँ पर हमने वीडियो में बताया था कि हमारे जो घरों में विद्युत यंत्र होते हैं वो किस में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि क्यों जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए जोड़ा जाता है दोस्तों, यदि एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा जलता रहता है, इससे यही फायदा होता है समांतर क्रम में जोड़ने पर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। विद्युत यंत्रों को जो है हमारे घरों में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और यहाँ पर यदि एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा जलता रहता है, इसलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 वोल्ट समतुल्य है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। पिछले में हमने बताया था 1 वाट वहाँ पर बताया था, तो उसको मैंने बताया था P बराबर क्या होता है, VI, यानी कि वोल्ट गुणे हमारा क्या था, वोल्ट गुणे एम्पियर था। यहाँ पर 1 वोल्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर लेकिन जूल, कूलाम और न्यूटन ऐसे टाइप पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट यानी कि V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, W/Q। आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए W हमारा क्या है, जूल है। क्या है, W का मात्रक यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है, और ये Q क्या है, हमारा आवेश है, और आवेश
आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सिंपल सा यहाँ पर निकल के आ गया, जूल प्रति कूलाम हमारा 1 वोल्ट के समतुल्य होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब किसके होते हैं दोस्तों, ये तो हमारा कार्य का होता है 1 जूल, और यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और जो क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन तो और भी पूछा जाता है कि वेबर, इसको भी याद कर लीजिए, वेबर किसका मात्रक है, तो ये हमारा किसका मात्रक है, चुंबकीय हमारा फ्लक्स का। दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है दोस्तों। मैंने यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी मैं आपको लगभग यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन वैसे ही करा दे रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से। तो आपको पूरी वीडियो आराम से देख लीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार जो है सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए लिटमस जो है प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया है लाइकेन से, और दूसरा दिया है ब्लूबेरी से, और तीसरा दिया है चुकंदर के रस से, और डी दिया है चाइना रोज से। तो यहाँ पर जो लिटमस प्राप्त होता है दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कण विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर अपने पथ से विचलित नहीं होता। तो जो पथ से विचलित हो जाते हैं दोस्तों वो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो न्यूट्रॉन है वो अपने कण से विचलित नहीं होता। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स है, ये जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गन पाउडर में प्रयुक्त यौगिक है। तो दोस्तों गन पाउडर में जो प्रयुक्त यौगिक है वो हमारा हो जाएगा KNO3। KNO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है NaNO3, इसको पिछली वीडियो में बताया था, इसे क्या कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। ये भी परीक्षा में पूछा गया था 3 तारीख की, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तारे से जो है दोस्तों प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय लेता है। तो तारे से पृथ्वी की दूरी दोस्तों, तारे से पृथ्वी की दूरी बताना है। अभी मैंने बताया कि जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष यहाँ पर कह रहा है, प्रकाश वर्ष में यहाँ पर आंसर देना है। तो 5 वर्ष का समय लेता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 वर्ष का समय लेता है तो 5 प्रकाश वर्ष, ये भी हो जाएगा 5 लाइट ईयर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जितना वर्ष वहाँ पर दिया रहेगा उसी को हम केवल प्रकाश वर्ष में लिख देंगे, वही हमारे तारे से पृथ्वी की दूरी इसी प्रकार हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इस पर बताया था कि एल्यूमिनियम, क्या बताया था, एल्यूमिनियम हमारा कौन सा ऑक्साइड बनाता है, यही हमारा जो अकेला है ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए एल्यूमिनियम कहाँ है, ये देखिए Al2O3 दोस्तों, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है यही, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम मौजूद है तो इसलिए यही हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिए CaO पिछली वीडियो में बताया था, देखिए उसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। इससे ये क्वेश्चन आपका ये बना कि हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है दोस्तों, तो हमारा हीरा है। और इसी के बाद पूछ रहा है, तो इसके बाद हमारा जो होता है दोस्तों, हमारा सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर दूसरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र हमारा होता है
CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है 2H2O। और बात करें अगर यहाँ पर जिप्सम का हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा हाफ H2O रहता है। यहाँ पर क्रिस्टलन जल की मात्रा आधा यहाँ पर रहती है और यहाँ पर 2 पूरा रहती है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, सूत्र कह रहे हैं कि परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों अक्रिय गैस अभी मैंने बताया, हीना, नैना और करीना ऐसी रहना, वो क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब वही पूछ रहा है कि यहाँ पर संयोजकता जो होती है उसमें अक्रिय गैसों की कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको हीलियम का छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है सब में समान पाएंगे। हीलियम का क्योंकि 2 होता है और इसका जो होगा इन सबसे समानता नहीं दर्शाएगा। अब हमारा हीना, नैना यानी कि नियॉन बचा, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसी तरह जो बचे यहाँ पर उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इन सब का परमाणु क्रमांक। नियॉन का होता है 10, आर्गन का 18, इसी प्रकार से होता है। अब बात करें इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 2,8 टूटा, ये वाला हम क्या तोड़ेंगे 2,8 8। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या प्राप्त हो रही है दोस्तों, यानी कि लास्ट जो है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, सब में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए लाइन से लिखा है, अगर आप वो जानते होंगे कोशों के नाम तो आप यहाँ पर आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है, के होता है LMN, यही तो हमारे कोश होते हैं दोस्तों। तो इसको हमने लाइन से लिख दिया है। आपको ऑप्शन में फिलहाल वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन आपको याद कराने के लिए हमने ऐसे लाइन से लिख दिया है। और आंसर भी इसी में से एक है, क्या है, के का हमारा 2, L का हमारा 8, यम का 18, एन का हमारा 32। पूछा क्या था एम कोश में, तो एम कोश में हमारा 18 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो लेवोशियर लिखा है यही जो हमारे कहलाते हैं लेवोशिए, भी इन्हीं को कहते हैं। इनको सिर्फ कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा लेवोशियर, और लेवोशिए भी इन्हीं को कहते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन लगभग है, तो इसको हमने यहाँ पर रखा है और जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं को हमने यहाँ पर सेलेक्टेड रखे हैं। कॉस 1500 का जो है यहाँ पर मान बताना है। तो कॉस 1500 का यहाँ पर ये परीक्षा में पूछा गया था, ऑप्शन ही लिखना भूल गए, लेकिन आपको देखिए बता देते हैं। कॉस 1500 हमने जो है फार्मूला कहाँ तक पढ़ा है, कॉस 90 तक पढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए हम कैसे तोड़ते हैं, चतुर्थांश वाले से आप जानते हैं। अगर हम कॉस 360 गुणे का क्या कर दें, यहाँ पर 4 कर दें और प्लस में क्या कर दें, देखिए कितना हो गया 4 0 हम 0, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 1440 हो गया। इसमें क्या जोड़ दें कि 1500 हो जाए, तो हम 60 जोड़ देंगे। इसी प्रकार तोड़ते हैं। देखिए आप 360 लिखिए, फिर यहाँ पर गुणा कराइए चाहे जिससे, और फिर जोड़कर जो यहाँ पर दिया हो वही लाना रहता है। आपका 360 यहाँ पर हमेशा रहेगा, सिर्फ आप इसका मान और इसका मान ही बदल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो गया, हमारा क्या हो गया 60 हो गया। अब क्या होता है कॉस 360 प्लस थीटा किस में जाता है दोस्तों, कॉस 360 प्लस थीटा, यानी कि ये हमारा इसमें जाता है। और 360 जब होता है तो मान बदलता नहीं है, यानी कि कॉस हमारा हो जाएगा थीटा, यानी कि क्या था हमारा 60 ही था, क्या था 60 ही था। तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। 1/2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता ये वाला कि इसमें प्लस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, तो वीडियो इसकी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, इस प्रकार जरूर आएंगे। ऐसे आपको साइन 1500 दे सकता है, साइन 1800 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप इसको इस तरह का क्वेश्चन जो है लगा लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है।
कह रहा है tan 45 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फार्मूला है। कुछ आपको देखकर याद आया होगा कि ये tan a प्लस tan b, लेकिन tan a प्लस tan b का हमने फार्मूला जो पढ़ा है tan a प्लस tan b, और बटे में क्या पढ़ा है 1 माइनस tan a इंटू का tan b। अब हमारा देखिए tan a तो बन रहा है, tan b भी यहाँ पर थीटा के रूप में बन रहा है, 1 भी हमारा यहाँ पर है, लेकिन tan a कहाँ चला गया, tan b तो यहाँ पर दिया है लेकिन tan a कहाँ चला गया। इसका जो सॉल्वेशन है tan a, इसको दोस्तों अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 प्लस का tan थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पर आप अलग से 1 जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, 1 का गुणा tan थीटा में कराएंगे वही आ जाएगा। 1 को अब हम क्या लिख सकते हैं tan 45 ही तो लिख सकते हैं, और इसको tan थीटा वैसे रहने दीजिए। अब आपका फॉर्मूला बन गया या नहीं ये बताइए। ये हमारा tan a प्लस tan b का बन गया, यानी कि tan 45 प्लस थीटा यहाँ पर बन गया। सिंपल सा लिख लेंगे tan 45 प्लस का थीटा, और √3 जो है दोस्तों tan में किसका मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 का। अब सिंपल सा tan से tan की तुलना कराएं देंगे, ये ख़त्म। अब हमारा बचा 45 प्लस थीटा बराबर 60 बच गया, और थीटा बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस का 45 हो जाएगा। अब 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 15, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मूलों की प्रकृति, यहाँ पर मूलों की प्रकृति यहाँ पर पूछा गया था, और यहाँ पर बताना था आपको कैसा है, वास्तविक है, समान है, अपरिमेय है, परिमेय है, काल्पनिक है। तो इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पर आपको मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, विविक्तिकर कैसे निकालते हैं, एक वीडियो है पूरी, उसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर v का मान, देखिए यहाँ पर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं सबसे पहले, इसी का मान आप निकाल कर सब बता सकते हैं। अब हम इसी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, और इसी को अब जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए v का काम कौन कर रहा है, ये हमारा ax स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो b का काम कर रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a का मान हमारा 2 है, और c का मान हमारा 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 माइनस का 4 दूनी 8 छंग 24, क्या घटाने पर आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है दोस्तों। अब जो आता है यहाँ पर, जैसे माइनस का 8 आ रहा है तो इसको 0 से तुलना कराते हैं। क्या करते हैं, 0 से तुलना कराते हैं। अब आप ये बताइए माइनस 8 जो है 0 से क्या है, माइनस 8 क्या है 0 से छोटा है। तो छोटा जब होता है तो हमारा मूल कैसा हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, अगर ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के ही बराबर आ जाए तो हमारा मूल कैसा हो जाता है, वास्तविक व समान हो जाता है। इसको भी आपको याद कर लेना है। अगर इन दोनों का जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है इस तरह से 1 2 3 ऐसे जोड़ने लगे 100 तक, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी कैसा फार्मूला लिखते हैं, कभी काफ़ी बच्चों को पता होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखकर डॉट 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 100 तक लिखते हैं। अब ये हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1 बाई का 2। अब क्या होता है, n का मान क्या होता है, लास्ट वाली संख्या होती है, n जो यहाँ पर है 100 है, क्या है 100 संख्याएं ही तो हैं, टोटल कितनी संख्याएं वही होती है, तो n हमारा 100 हो जाएगा। तो सिंपल सा अब इसे कर लेंगे, 100 और बटे में मतलब 100 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 1, इससे इसको काट दीजिए 50 आ जाएगा। 50 को जब 101 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का 101 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप 1 से जो है
50 तक जो है दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कमेंट में। और आपको बता देता हूँ कि इसी में से एक आंसर वो भी है, इसको आप सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में एक आंसर जरूर लिखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चित्र का सवाल जो है एक ना एक गारंटी है रखा है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन टोटल आए थे दोस्तों, सिर्फ जिसमें चित्र बने हुए थे, और आपको चित्र बनाकर जो करना था उसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। और ये वीडियो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं 15 क्वेश्चन की आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में गारंटी लेता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे चित्र वाले इसी से आएंगे, इससे अलग एक क्वेश्चन नहीं आएगा चित्र का। तो आप ये वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और जो है आप खुद भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चित्र वाले जितने भी सवाल ले आएंगे गारंटी लेता हूँ इससे एक भी अलग नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आया था, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने उस वीडियो में करा रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नहीं था, इसको तो मैंने बना दिया, परीक्षा में पूछा गया था। देखिए समझिए क्या पूछा गया था, आप जैसे चित्र बना ले ताकि। यहाँ पर पूछा गया था एक वृत्त है, यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्त है, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है एक बिंदु P ऐसा है जो है PA तथा PB एक स्पर्श रेखा जिससे खींची जाती है। क्या है? एक बिंदु P ऐसा है जिससे PA तथा PB उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। समझ गए? अब हमारा कह रहा था कि अगर हम जो है केंद्र O मान लें, क्या करें, वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, और O से बिंदु P जो है यहाँ पर मिलाने पर PA तथा PB के जो बीच कोण बनता है दोस्तों कितना बनता है? 80 डिग्री। ऐसे ही पूछा गया था जैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे 80 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको बताना है POB का मान POA का मान बताना है, सॉरी POA यानी कि ये कोण बताना है। ऐसे क्वेश्चन एकदम पूछा गया था, इसी का मान आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इतना इजी है, तुरंत समझ में आएगा। इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा जो बनाती है ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनाती है। और बात करें ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये भी हमारा इधर वाला 90 हो जाएगा। यानी कि ये समान ऐसे कोण बना देती हैं, इधर 90 इधर 90, हमारा 180 टोटल हो गया। अब हमें ये कोण पता चल गया, ये कोण हमें बताना है। अब देखिए ये कोण तो पता ही होना चाहिए, तभी हम तीनों कोणों का योग कर 180 के बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो है भुजा यानी कि ये रेखा और ये रेखा जो है एक समान रूप से स्पर्श रेखा बन रही हैं वृत्त पर, तो यानी कि ये जो डिग्री का कोण बनाएगी वही ये भी बनाएगी। तो अब बात करें, अगर ये 80 बना रही है तो ये कितना बनाएगी? 40 बनाएगी, और ये भी कितना बनाएगी? यहाँ वाली 40 ही बनाएगी। तो ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, कितना हो गया? 130 हो गया। बचा कोण हम नहीं बता सकते ये वाला, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 40 130, और ये वाला हो जाएगा 50। 90 40 130 50 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हूबहू मैंने कराया था और परीक्षा में भी आ गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा उस तरह से जिस तरह से मैंने वहाँ पर बता दिया है, और उससे एक अलग क्वेश्चन आने वाले नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं दोस्तों दी है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर अगर है तो ये तो पक्का है कि जो 2 भुजाएं होंगी वो समान ही होंगी, तो वही हमारा यहाँ पर दे दिया है। ये 10 है तो ये भी 10 है। कह रहा है तीसरी भुजा की लंबाई ये हमें बतानी है दोस्तों, अगर त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। एकदम ईजी हो गया। क्या हो गया? एकदम ईजी हो गया। क्यों हो गया? परिमाप यहाँ पर दे रखा है, और हम जानते हैं जो त्रिभुज होती हैं वो उनका जो परिमाप होता है दोस्तों, तीनों जो परिमाप होता है भुजाओं का यहाँ पर दे ही रखा है। यानी कि अगर एक 10 है, अगर हम इसको यक्स मान लें और हमारा परिमाप 32 है ही, तो 10 10 20, और यक्स के इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर 32 माइनस का 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 32 में से 20 गया, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी था ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। अब आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धवृत्त पर कोई रेखा कौन सा कोण बनाती है? अभी एक चित्र बनाया था, यहाँ पर क्या था दोस्तों, यही तो अर्धवृत्त था। तो ये कौन सा कोण बनाती है? ये कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती थी है। यहाँ पर देखिए वो वाला स्पर्श रेखा वाला था, ये दोस्तों बता रहा हूँ, ये अर्धवृत्त पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको आपको याद कर लेना है। पिछली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन किस तरह से आया था ये 90 डिग्री वाला, उसको भी आपको देख लेना है। यहाँ पर मैंने दोस्तों 2 वीडियो बताई है, अगर आपने परीक्षा नहीं दी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसको मैं अगर आपको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन 45 कॉस 15 कॉस 45 साइन 15 का मान इतना इजी कहाँ होता है दोस्तों? ये 4 नंबर तो एकदम इजी है अगर आपको फार्मूला पता है तो। नहीं फार्मूला नहीं पता तो आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कॉस 15 का मान जानते ही नहीं, साइन 15 का मान भी नहीं जानते। अब देखें यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि 45 प्लस का 15, तो साइन 45 प्लस 15 साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए ऐसा कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन क्वेश्चन कितना अच्छा है आप देख सकते हैं, कितना साफ दिखाई दे रहा है। और आप साफ साफ तरीके से इसका आंसर भी बता दीजिए। क्यों बता दीजिए? क्योंकि मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बता दिया। क्या बताया? ये जो अर्धवृत्त पर बना कोण होता है कितना होता है? 90 होता है। इसका मान बताना है ये वाले का, तो 90 40 130। और मैंने बताया कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है टोटल। तो 90 मतलब 40 और 90 130, ये कितना बचा? 50 बचा। इतना इजी था दोस्तों, और चित्र कितना अच्छा लग रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। 90 40 130 और बचा हमारा 50, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझना हो तो। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये देखिए, यदि वृत्त की परिधि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। यहाँ पर फॉर्मूला पता तो आंसर तुरंत क्लियर। क्यों? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या r का मान, इतना इजी। पाई से पाई कट गया, एक r से यहाँ पर एक r कट गया, एक r बचा है, यानी कि r बराबर 2 के हो गया। तो आंसर हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन में आपको अगर मज़ा आया हो पहला नंबर, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप ज़रा भी कंजूसी नहीं करिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।